हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज ये वीडियो है एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो कहीं ना कहीं सुनने पर हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल और जिसमें एक सिहरन सी दौड़ जाती। जी हाँ, हमारे शहर की वीएस फाउंडेशन और मेरा रंग एक एनजीओ है जिन्होंने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी पहल आज शहर में की है और जिसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ डॉक्टर संगीता मल जी का। और संगीता मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो को अगर देखें तो। और वाकई में ये काबिल तारीफ़ है आपका और आपके पूरे ग्रुप का। और शुक्रिया कि आपने हमें भी दावत दी आज के लिए। और दोस्तों, ये फाउंडेशन एक ऐसे आज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है जहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर, इवन सर्वाइवर नहीं फाइटर, उनका ऑनर होना है। उन्हें बुलाया गया है और उन्हें सुना जाएगा। उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने सोसाइटी में अपने आप को वापस से कम बैक करा है और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने झेला है, उन सारी चीज़ों पे आज उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। और समाज का एक दूसरा पहलू है ना, क्योंकि हम सब ये कहते हैं कि हम सब अच्छे हैं, हम सब हर किसी के साथ में हैं, हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में प्राउड फील होता है। ये एक अलग ही लेवल होता है। लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो सच्चाई कहाँ होती है और क्या होती है, आज ये यकीनन उनकी ज़ुबानें, उनसे हम सुनेंगे। और मैं फ़िलहाल तैयार होकर वहीं निकल रही थी और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने आसपास में ऐसे लोग दिए हैं। और एक मतलब एक ऐसा होता है ना कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है या कुछ अच्छा होता है तो एक नाम शहर से ले लिया जाता है और वो शाहीन का है कि शाहीन को होना चाहिए यहाँ पर। और लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर शाहीन आती हैं या शाहीन रहती हैं तो वो आगे इन चीज़ों को ज़रूर बढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं एक मतलब एक अच्छा काम करेंगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने हिस्से का काम ज़रूर करूँ, जिस भी तरीके से मैं कर पाऊँ सोसाइटी के लिए, जो भी कर पाऊँ वो ज़रूर करूँ। कुछ वक्त पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी। मैं बहुत कम मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन अक्सर वो फ़िल्में जो सच्चाई पर आधारित होती हैं और जो ख़ास तौर पर औरतों के लिए होती हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ ज़रूर कि मैं देखूँ। और वो फ़िल्म मैंने देखी थी, वो भी एक ऐसी ही सर्वाइवर के ऊपर मूवी बनी थी। आप सब ने भी यकीनन देखा होगा वो फ़िल्म। उस फ़िल्म में एक लड़की थी जिसके ऊपर एसिड फेंका गया था और वो फिर उसकी जो भी जर्नी थी, वो जर्नी दिखाई गई थी। उस पिक्चर को देखते वक्त मेरे जहन में एक सवाल बस यही चल रहा था कि ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी हमारी कि अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला उनके लिए कुछ करने का तो मैं ज़रूर करूँगी। बेझिझक मैं ज़रूर आगे आऊँगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा, मेरे हिस्से का होगा, वो मैं ज़रूर करूँगी। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये मौका दिया और आज मैं वहीं जा रही हूँ, उन्हीं के बीच जा रही हूँ। और देखती हूँ जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे भी रूबरू करा सकूँ उनसे। और एक और बात कहना चाहूँगी सोसाइटी के लिए कि प्लीज़ आप ये वाला जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक पैमाना हमने सेट कर रखा है कि ये सर्वाइवर हैं और ये इस तरीके से हैं, एंड ये सिर्फ जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, ये वीडियो उनके लिए ही नहीं है, इवन समाज के हर उस इंसान के लिए है जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी समाज ने उनको कहीं ना कहीं बेचारगी का एक टैग दे रखा है। जैसे कि जैसे एक कोई ऐसा बंदा जो ठीक ठाक नहीं है, जो नहीं अपने हाथ पैर पे चल सकता है, उसके लिए समाज का एक अलग वो होता है कि अरे ये तो बेचारा हैंडीकैप है। जैसे कुछ ट्रांसजेंडर, अरे ये तो बेचारे ऐसे हैं। जैसे इस तरह के ही ये बेचारे सर्वाइवर, तो ये बेचारे सर्वाइवर, ये इस तरह का जो एक वो है ना शब्द है, उससे शायद हमें बचने की ज़रूरत है। वो नहीं है बेचारे। इवन आप देखें ना कि वो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छे फाइटर के रूप में अपने आप को रखते हैं, है ना। हम आप में तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। हम सब कुछ ठीक होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, जिनकी सुबह शुरू होती है और रात ख़त्म होती है, और इस पूरे दिन में उन्होंने क्या किया सिवाय खाने और सोने के, या फिर इधर उधर थोड़ा बहुत निकल के, है ना, इस टाइप की चीज़ें करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और विडंबना ये है कि हम आप उन्हें तो बहुत अच्छे से अपने पास बैठा लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए एक बेचारगी का शब्द जोड़ देते हैं। उनके लिए अगर कुछ करते भी हैं तो पहले ये शब्द, अरे बेचारा ऐसे है, अरे बेचारी ऐसे है।
तो प्लीज़ इस एक शब्द पे ध्यान दें आप। ये हमारा और आपका दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस एक शब्द को हम किनारे करें। वो हमसे ज़्यादा इवन अच्छे हैं, इसको हमें स्वीकारना होगा, हमें अपने बीच उन्हें लेके आना होगा। और ये शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ख़ुद भी ये कोशिश करी है। उन्होंने सर्वाइवर का टैग हटा के फ़ाइटर का लगाया है और यकीनन मेरी समझ से वो फ़ाइटर हैं। और आने वाले दिनों में शायद किसी शाहीन को खड़े होकर ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आप उन्हें ये मानिए या फिर इस तरीके से उन्हें समझिए। तो चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या कुछ है और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। और एक बार फिर से मैं ऐसी सारी कुंद ज़हनियत के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करा करें किसी के साथ भी। मोस्टली देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अटैक है वो सिर्फ महिलाओं पे हुए हैं, एसिड के पुरुषों पर भी हुए हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि मैंने एक लोग से बात हो रही थी, डॉक्टर साहिबा थी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि शाहीन, युगांडा एक ऐसा देश है जहां पर मर्दों पर तेजाब फेंका जाता है महिलाओं के द्वारा। और कारण ये है कि एक मतलब पुरुष को दो स्त्रियां पसंद कर लेती हैं। तो ये एक अजीब चीज़ है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ की जो मुश्किलात है वो ये है कि अक्सर एक तरफ़ा प्यार का शिकार होती हैं लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ, बड़ी लड़कियाँ, जो भी जिस भी उम्र की हैं। और आसपास के लोग मोस्टली, ऐसा भी नहीं है कि कोई एवी आता है, आसपास वाले भी ये कर देते हैं। कभी कभी तो घर वाले, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें ना करें। आपके लिए ये शायद बड़ा आसान होता है कि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब कर दे, लेकिन जिसका आप करते हैं कभी उसके लिए सोचिए कि वो ज़िंदगी अगर आपके घर की होती तो फिर क्या ही बात होती और कैसा आप महसूस करते। और दूसरी तरफ जो भी इस तरह के बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर में इतनी तरबियत दीजिए अपने बेटों को कि कम से कम वो इस हद तक तो ना आए। उन्हें ना मोहब्बत क्या है वो सिखाइए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये गलत बात है, ये करनी ही नहीं चाहिए। इस चीज़ से रोकने के चक्कर में इस चीज़ की तरफ ही हम अपने बच्चे को धक्का देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देते हैं। तो उन्हें बताइए कि प्यार बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। प्यार मीरा ने कृष्ण से किया था, है ना। प्यार हीर ने रांझा से किया था। प्यार राम ने सीता से किया था। प्यार रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से किया था। प्यार समझाइए तो क्या है, फिर उन्हें पता चले कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो प्यार नहीं, वो हवस है, जिसे नहीं पाने की वजह से वो इस तरीके से किसी के भी साथ पेश आते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, और वो संस्कार जो एक्चुअल हो, वो नहीं जो थोपे जा रहे हों। अपने बच्चों से बात कीजिए। हर एक उम्र में बच्ची को ज़रूरत होती है कंसल्ट करने की, उसे बताने की, उस उम्र के मुताबिक उसे समझाने की। तो आप प्लीज़ बैठें अपने बच्चों के साथ में, ताकि आपकी बच्ची किसी दूसरे के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करे। और चलिए इसके बाद सीधा चलते हैं वहाँ, और वहाँ चल के मिलते हैं उन लोगों से जो आज की फ़ाइटर्स हैं। यकीन जानिए मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलने, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड, ऐसा कम होता है जब मैं इतनी सुपर एक्साइटेड होती हूँ, और वैसी वाली एक्साइटमेंट है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और मैं ज़रूर आपसे भी बात कराऊंगी, और देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है। मिलते हैं वहाँ पे। ये वीडियो जो जा रही है आज एक बहुत बड़ा सा काम हमारे शहर में। खैर उस बारे में मैं घर जाके आपको पूरा डिटेल बताऊँ। अभी मैम से जानते हैं कि उनके मन में ये सारी चीज़ें कैसे आई। मैं हमेशा टीवी में, पेपर में पढ़ती रहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके साथ ये घटना होती है उनका जीवन किस तरह से हो जाता है, ये जानने के लिए हम लोगों ने एक शहर में एक गोष्ठी रखी और दिल्ली के छाँव फाउंडेशन से इन सर्वाइवर को बुलाया। जबकि ये लोग खुद को सर्वाइवर नहीं, फाइटर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वाइव नहीं किया है। ये इन चीज़ों से, जो इनके जीवन में घटना हुई है, उससे ये जीती हैं। जीत के आज ये हमारे शहर गोरखपुर में आई हैं, और हम सब लोग शहर के एक प्रबुद्ध वर्ग और कॉमन आदमी के साथ ये रूबरू हो रही हैं, अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं, ताकि हमारे शहर में ये लोगों को अवेयर किया जा सके, यहाँ के युवाओं, बच्चों को अवेयर किया जा सके कि फिर भविष्य में ऐसी घटना हमारे आसपास न हो।
बस यही हमारा आपने मकसद है। इन्होंने मैम ने जैसा बताया कि ये फ़ाइटर है, ऑब्वियसली ये फ़ाइटर है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर कोई काम करता है तो मैम जैसे लोग करते हैं, जो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं सामने, हम लोगों से रूबरू कराते हैं, और ऑब्वियसली सोसाइटी में एक जगह बनाना, इन्हें देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार फिर से मैम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने आज हमें दावत दी। उन्होंने वाक़ई में बहुत शाहीन बहुत ही अच्छी लड़की है, हर मतलब चीज़ों को समझने वाली। ये अगर जाए यहाँ से जाएगी तो मुझे पता है कि वो खुद भी बहुत अवेयर लड़की है, लेकिन और भी युवाओं को वो अवेयर करेगी। इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और इसी तरह के अच्छे काम ये करे, समाज में इस तरह के लोगों को लेके आए जो कहीं ना कहीं समाज से कटते जाते हैं या समाज उन्हें काटता जाता है। जैसा भी इवेंट आगे बढ़ेगा उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोग से भी आपकी बात करा सकें। और फिलहाल ये चल रहा है इवेंट। आज तक भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विद इन 10 डेज में 3 इवेंट हो रहा है और नगमा बलरामपुर से है। तो होता है ना कि अपने शहर के आसपास या अपने गांव के आसपास के लोगों को अवेयर करना, उनको ही नहीं पता, शायद आपको किसी को भी नहीं पता है कि नगमा आपके ही शहर के बीच से है और इनके ऊपर अटैक हुआ है। इसीलिए आज ये इवेंट यहाँ रखा गया कि आप लोग अवेयर हो, आपको भी पता हो कि एसिड अटैक जैसी चीजें हमारे आसपास और हमारी सोसाइटी के बीच में से करने वाले लोग होते हैं, उसी के बीच में ये सब चीजें हो रही होती हैं। तो मैम ने कहा कि हम लोग कैसे मदद पहुंचाते हैं। मैं 2014 से छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ और पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने स्टडी तो बहुत नहीं किया, मैं 10th क्लास तक की स्टडी की है और आज मुझे 8 साल से ऊपर हुआ छाव के साथ काम करते हुए। तो मैं बोर्ड मेंबर हूँ छाव की। और जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स होती है, दिल्ली में जितने भी केसेस होते हैं या जितने भी इंडिया में जहाँ तक हम रीच आउट कर पाते हैं न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या आसपास की सोसाइटी में कोई हम लोगों को कनेक्ट करा देता है, तो लगातार हम वहाँ पहुँच के रीच आउट करते हैं। और मुझे लगता है कि कल भी मैं एक झारखंड की लड़की से एम्स हॉस्पिटल में मिली थी। तो क्या होता है कि वो 6 महीना हो गया उसके अटैक को और वो घर जाने के लिए रेडी नहीं है। हमारे 2013 के पहले भारत से भी जो छोटे देश हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला क्राइम भी रहा करता था, अभी है। जैसे बांग्लादेश, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्होंने हमसे बेहतर कानून बना लिए क्योंकि भारत उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज के मामले में है, उनसे ज़्यादा अवेयर है। मगर 2013 के पहले ये कैटेगराइज क्राइम नहीं था APC में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस पर बातचीत करते हैं, इसको मुख्यधारा का मुद्दा बनाते हैं, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, इस पर कुछ भी सरकार की योजनाओं बनाने के लिए विवश करते हैं कि कम से कम वो इन मुद्दों पर ध्यान दे और योजनाएं बनाएं। तो 2013 में हम लोगों ने अभियान शुरू किया और हमें भी नहीं आइडिया था कि कितने ऐसे तरह के केस देश में होते हैं, क्योंकि हमने 4, 5, 8, 9 ऐसे तरह के केस सुन रखे थे। तो हमने सोचा यार 8, 9, 10 केस हैं, इनको रीच आउट करके और सरकार से कहेंगे ये केस है और इनको आप मदद कर दीजिए, मामला दफा हो जाएगा। एटीट्यूड तो ये था काम करने का। मगर जब हमने शुरू किया, क्योंकि अगर आप किसी विषय पे काम करते हैं तो आपका लिटरेचर होता है, आप उसे समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है, नहीं, समाज की रिकॉर्ड स्थिति कर क्या रहे हैं है, चैनल के लिए। क्या है। तो उस समय हमारे पास कोई ऐसा लिटरेचर नहीं था, ऐसा कोई डेटा नहीं था जिससे हम समझ सकें। तो उस समय सबसे जरूरी था कि हमें समझना था, इस मुद्दे को हमें समझना था और खुद अनुभव करना था। तो 8/5/2013 को अभियान की शुरुआत होती है। हमने देश भर में प्रयास किया, हम इधर गोरखपुर की तरफ नहीं आ पाए, हम लखनऊ तक पहुँचे, हम साउथ गए, हम पंजाब गए, लुधियाना गए, हम तमाम जगह गए जहाँ पर हमें डायलॉग लगा करना चाहिए, जहाँ पर हमें केस सुनाई देते थे, हम वहाँ भागते थे और वहाँ डायलॉग करने पहुँचते थे। तो डायलॉग करने का उद्देश्य ये होता था, हम जाते थे, जब भी कोई घटना होती थी तो निवेदन देते थे, उनसे कहते थे कि घटना हुई है, कंपनसेशन हो सके, आपकी आगे बात योजना है, इसके तहत क्या हुआ था कि निर्भया मूवमेंट सबको याद होगा। निर्भया मूवमेंट के समय अभियान जब कैंपेन हुआ तो उस समय जेएस कमेटी बनी, जस्टिस जेएस बनी, तो उसमें बहुत सारे तो एक सुझाव की तरफ से ये दिया गया कि 326A और 326B को आईपीसी में कैटेगराइज कर देना चाहिए एसिड अटैक के लिए। तो ये अच्छी बात रही कि 2013 में इनको कैटेगराइज क्राइम हो जाता है और ये हमारे लिए भी उपलब्धि की बात है कि उस समय ये कैटेगराइज क्राइम हो गया। अच्छा, किसी अभियान के दौरान 2013
याद करने वाला वर्ष है जो एसिड अटैक घटनाओं को लेकर खासकर, क्योंकि 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है लक्ष्मी की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एसिड को रेगुलेट कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट में बिकना नहीं चाहिए। अगर बिकेगा तो पॉइजन है 1919 के तहत जो अधिकतर रसायन जो आपको खाद बेचते हैं, कीटनाशक बेचते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है खासकर। तो ये था वही शॉपकीपर बेचे या तो जो भी शॉपकीपर उसको बेचता है तो उसको पॉइजन एक्ट 1919 के तहत लाइसेंस देना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो भी बेचेगा उसको जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों ले रहा है, आईडी देगा जो भी लेने वाला है और उसका कारण बताएगा, और स्टॉकेज को जो बेचने वाला है उसको स्टॉक मेंटेन करना। एसिड अटैक कहते हैं कि नहीं, सर्वाइवर नहीं कहते बल्कि फाइटर कहते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है कि ये आज हमारे गोरखपुर में आई हुई हैं। और सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है गोरखपुर में। और ये एक सर जिनको आप देख रहे हैं ये है आशीष सर, इनका छाँव फाउंडेशन है जिसके तहत ये इन लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। सबसे पहला सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे केसेस में जब आप लोग को ये पता चलता है कि कुछ इस तरीके का हो तो पहला रिएक्शन आपका क्या होता है? पहला लगता है कि ये क्यों हुआ, एक काम जैसे हम लोग हमारे लिए काम है तो हमें लगता है नहीं होना चाहिए था। बहुत तरह का प्रयास करना पड़ता है, बहुत तरह की एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है और शुरू से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, तो काफ़ी कष्टकारी होता है। मगर क्योंकि हमारे लिए काम है तो हमें जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है, इमोशंस को रोकने पड़ते हैं और जितनी जल्दी उसे राहत मिल सके, मतलब हम उस तक पहुंच सकें, क्या उसका इलाज चल रहा है, सरकार की तरफ से उसे क्या मदद मिल सकती है, हम लोग उसकी क्या मदद कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, उस पर हमारा फोकस एक सबसे और ज़रूरी चीज़, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक पुरुषों के द्वारा मोस्टली किया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक पुरुष है जिसने किसी एक स्त्री पे इस तरीके का किया, एक पुरुष आप भी है, तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं? मानसिकता का ही खेल है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि आप इस चर्चा में थी, आपने देखा होगा कई तरह की मानसिकताएं थी और वही है कि मानसिकता ही कैसा है। जब आप इस तरह की चर्चाओं में भी वही मानसिकता पे बात हो रही है तो क्या ही मतलब है। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनसे लड़ाई तो है उस मानसिकता से। अच्छा, एक अहम सवाल जो हम औरतों को हमेशा आता है वो है हमारे कपड़ों को लेकर कि कपड़े अच्छे पहनिए, कपड़े अच्छे पहनिए। क्या आप भी मानते हैं पुरुष होने के नाते? ये बेवकूफ़ाना बातें हैं, बचने वाली बात है। मतलब आप अपनी किसी चीज़ में पर्दा डाल रहे हैं तो आप किसी एक चीज़ का पर्दा उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ आपकी गलत है, इसलिए चीज़ हाँ तो ये गलत है। अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए दूसरे पर उंगली उठाना, अपनी चीज़ों को ना सही करना, तो ये पूरी तरह से एकदम सरासर गलत है। इसको खारिज करता हूँ मैं बिल्कुल। ये बिल्कुल बेहुदा मतलब बात है। जो 90 साल की महिला का रेप होता है, छोटी बच्ची का रेप होता है, या किसी का भी होता है, मानसिकता का ही पूरी तरह से। देखा आपने कि एक वाहियात सी चीज़ है। ये एक पुरुष कह रहे हैं, एक महिला का नहीं बयान है, एक पुरुष का बयान है। आखिरी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह के जो भी समाज में मानसिकताएं बस रही है उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर उठिए। देश बहुत आगे निकलने की बात कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बेहतर समाज बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर हमें आगे जाना है संसाधन वाइज नहीं, अपनी सोच थॉट वाइज, हमें लगता है कि नहीं लड़की 11 बजे 12 बजे गोरखपुर में टहल सके, है ना। तो वो जब तक हम नहीं बनाएंगे तो लगातार हम उंगली उठाते रहेंगे। वो बने कैसे? तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे साथी या फिर जो युवा हैं, जो कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, उनको इस बात पे बातचीत करनी चाहिए। कि जब युवा आगे आते तो ऐसे बुजुर्ग कुछ है जो ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये हुआ करते थे। ठीक है कि मुझे लगता है कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा। मतलब जैसी बात है ना, हम भी बुजुर्ग होंगे 1800 हाँ बिल्कुल 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई और 47 में आज़ाद हुई। तो मुझे लगता है लंबी लड़ाई है। यहाँ पर आप देखेंगे 50 लोग आपको रोकने वाले हैं, खींचने वाले हैं, मगर आपको पीछे नहीं जाना है, आपको प्रश्न करते रहना है ना। जैसे वो मैडम प्रश्न कर रही थी, प्रश्न करते रहना है। ठीक है, लोग कहेंगे बैठ जाओ, ये मत करो, हाँ बस मुझे लगता है कि प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं और खासकर महिलाओं को अपने हिस्से की आवाज़ जरूर उठानी पड़ेगी। पुरुष तो कभी स्थान देने वाला नहीं है। बहुत ही शुक्रिया आपका। और जैसा कि सर ने सही कहा, महिलाओं को ही आगे आना। और जो हमारे साथ हमारी फाइटर्स हैं, अगली मीट हम उनसे भी कराएंगे, आप उनसे भी जानिए कि वो क्या कहना चाहती हैं आपके लिए, हमारे लिए। कुछ मैसेज आप लोग देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आप जैसे हैं या जो इस तरीके से कुछ भी आप अगर कहना चाहें? मुझे लगता है कि जैसे कि मैं सामने आई फाइट बैक करके, मुझे लगता है कि घर में किसी को नहीं बैठना चाहिए, सबको बाहर आना चाहिए। तो मैं एसिड अटैक को ही नहीं, हर एक लड़की को या हर एक लड़के को जो किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन सबको सामने आना चाहिए, अपनी लाइफ में फ़ाइट करना चाहिए, रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।
आज जैसा कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे दोस्तों, यहाँ पे एसिड जो अटैक होता है उसकी सर्वाइवर नहीं बल्कि फाइटर्स के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। और ऐसे में हमारे पास हमारे शहर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ महिला है बल्कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। आप एक अच्छी एंकर भी हैं जिस प्रोफेशन से मैं रूबरू हूँ, और इसके अलावा भी सोशल रहती हैं, आप बहुत काम करते हैं। मैम आपसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए? एसिड अटैक एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी संवेदनशील है और जिसका जिक्र आते ही बिल्कुल सांसें थम जाती हैं और रूह कांप उठती है। ज़्यादातर होता क्या है कि जिन पर एसिड अटैक होता है, जो पीड़िता हैं, वो तो ज़िंदगी भर, अभी मैंने जब ये कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले रितु और नगमा इन दोनों का इंटरव्यू किया था। काफ़ी कम उम्र में 15 और 17 की उम्र में, एक को स्पोर्ट्स का शौक़ था और दूसरे को गाना गाने का। दोनों के शौक़ भी गए और वो अब इलाज और करियर इन चीज़ों को लेकर के, खैर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अपनी लाइफ में आगे आई। अब मैं बात करती हूँ कि जिसने इनके ऊपर अटैक किया, यही सबसे मुख्य चीज़ है कि वो लोग जो है ज़्यादातर कुछ ही सालों में सामान्य ज़िंदगी की ओर रुख कर लेते हैं। इवन हम लक्ष्मी के केस में अगर नज़र डालें तो गुड्डू जिसने उनके ऊपर अटैक किया था वो एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, उसने शादी भी कर ली है। तो मुद्दा ये है कि माइंड सेट बदलने का है। आखिर इतनी हम बातें कर रहे हैं, क्यों ये घटना हो ही क्यों रही है, क्यों बिक रहा है खुलेआम तेज़ाब जबकि इस पर प्रतिबंध है, क्या हो, किस दिशा में जा रहा है समाज, ये सारे जवाब हमें तलाशने होंगे और इसका जवाब आप और हम हैं। जागरूकता आएगी, लोग समझेंगे, जानेंगे। ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक सिर्फ लड़कियों पे होता है, मैंने बात करके देखा लड़कों पे भी होता है, हाँ उनकी तादाद कम है। तो जो प्रेम में नाकाम आशिक होते हैं, सिरफिरे होते हैं, ज़्यादातर ये उनका ही काम होता है। सब जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। आगे बढ़ें और इस कैंपेन के साझेदार बनें। और जैसा कि देखा आपने, मैम ने कहा कि जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। मैं यहाँ कुछ और मेल बॉडी से बात करने की कोशिश करूँगी कि उनसे जान सकूँ, क्योंकि मैम ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेम में जो लोग होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं, ये उस तरह के आशिकों का काम होता है। तो ऑब्वियसली एक जो मेल माइंड है उसको समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ कुछ मेल से भी बात करेंगे। हमारे बीच में यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, अमित साहब, और इनसे जानना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर। अमित जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली ये जो, हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों पर एसिड अटैक नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, ऐसा होता है, महिलाओं पे ज़्यादा है। तो वो क्या मानसिकता है और उससे कैसे निपटा और निकला जाए, ये बताएं। देखिए, मानसिकता की बात करें तो ये बात आपका कहना सही है कि किसी प्रकार का कोई भी अटैक, एसिड अटैक हो या कोई भी इस तरीके का अटैक होता है तो वो मानसिकता पे ही डिपेंड करता है। और मानसिकता को सुधारने के लिए समाज ही आगे आए, परिवार, ख़ास तौर पे परिवार का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ही समाज के प्रति व्यक्ति को सुधार सकता है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस अटैक को रोकने के लिए परिवार का जो मुखिया होता है, उसके घर का जो संस्कार होता है, जो अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर तौर पे देना चाहिए, तो हर परिवार को आगे आना चाहिए, तभी जाकर के समाज एक बराबर महिला और पुरुष को आगे बढ़ना देख सकेगी और ऐसे अटैक को रोक सकेगी। मेरा अच्छा, एक सवाल आपसे और है, जैसा कि बार बार एक चीज़ बहुत कॉमन है सोसाइटी में जो सुनने को मिलता है, वो है हम फीमेल्स के ड्रेस, जिसपे हमेशा तंज होता है कि कपड़े ऐसे पहना है, कपड़े वैसे पहना है, ये एक कारण है। तो क्या आपके समझ से भी ये कारण है? देखिए, इसको, ये चूँकि प्रश्न ही ऐसा विवादित है, और मैं अपनी ओपिनियन कहूँगा तो हो सकता है कुछ बात और आ जाए, बट इतना समझना चाहिए कि इस मैं भीड़ में हूँ, मैं इस बारे में आपसे बाद में कह दूंगा तो चलेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि एक उम्र के बाद, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके दिमाग का जो हार्मोन्स होता है ना, एक दूसरे के प्रति वो बदलाव आता है, और ये प्राकृतिक है कि अगर पुरुष जो है महिला का अगर अंग देखता है तो वो प्राकृतिक तौर पे दिमाग में कुछ हार्मोन्स लोचा कहें या दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है। तो हम ड्रेस को तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्रेस के बाद जो चीज़ दिख रहा है उसकी वजह से जो सामने वाले का जो मानसिकता है उसके अंदर बदलाव आता है, और जो ये प्राकृतिक है। तो ड्रेस पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो पुरुष वर्ग का जो मानसिकता है उसके बारे में ये है कि कहीं ना कहीं इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक संस्कार, क्योंकि संस्कार ही बताता है कि सामने वाली बहन है, संस्कार ही बताता है कि सामने वाली माँ है, और संस्कार ही बताता है कि सामने वाला कौन है। संस्कार नहीं रहेगा तो हर बहन में वो स्त्री दिखेगी, वही स्त्री
जो माँ है, बहन है, सारी चीज़ें हैं, ये कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। और जैसा कि आपने देखा कि ट्रू कि आप किसी के कपड़े पे जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे।